ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमने लिखा था आरबीसी में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं आएगी तो रक्त का रंग कैसा होने लग जाएगा? नीला। बिल्कुल पहुंची, बिल्कुल सही लिखा आपने। इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये तो यहाँ पे अब देखिएगा, ये जो यहाँ पर वाल होते हैं दाएं आलिंद और दाएं नीले के, इनके मध्य जो है आलिंद और नीले दाएं और बाएं, या त्रिवलनी और द्विवलनी वाल। सोनू विवेक जी कह रहे हैं सोनू सूद ने आज इसी छेद के लिए जोधपुर के जो है लड़की की हेल्प की बॉम्बे हॉस्पिटल। बिल्कुल हाँ, जो है सोनू सूद हम देख रहे हैं जो है जो काम हमारे राजनेताओं को करना चाहिए वो काम सोनू सूद कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे इस स्थिति में देखिएगा, अब जो है एक पहली ध्वनि होती है लब, बिल्कुल ब्लू बेबी सिंड्रोम इसे कहते हैं। तो देखिएगा लब उत्पन्न होती है, तो लब जो है हृदय की पहली ध्वनि होती है, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट, जिसको लब कहते हैं। वो कब होती है? जब ये त्रिवलनी और द्विवलनी वाल जब बंद होते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको लब कहते हैं। ये थोड़ी धीमी होती है और 0.15 सेकंड तक हमें सुनाई देती है। क्लियर है? और यहाँ पर देखिएगा, ये जो है यहाँ अर्धचंद्राकार वाल होते हैं, यहाँ 2 और वाल होते हैं जिसे अर्धचंद्राकार वाल कहा जाता है। तो ये वाल जब बंद होते हैं तो यहाँ से दूसरी ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको डब कहते हैं, और वो पॉइंट जो है 1 सेकंड के आसपास सुनाई देती है। वो ज़्यादा तेज सुनाई देती है, अपेक्षाकृत तेज सुनाई देती है। ये जो वाल बंद होते हैं तो यहाँ से तो लब और यहाँ से डब, ये पहली ध्वनि, यहाँ से दूसरी ध्वनि। तो जब हम शुरू किया था हमने पहले दूसरे दिन, उस टाइम आप में से किसी ने पूछा था ये ध्वनियाँ क्या है, हमने कहा था जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो जो पार्ट आता जाएगा वो हम डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ लब और यहाँ डब। अब देखिएगा जब सवाल आए तो उल्टा पूछा जा सकता है कि अर्धचंद्राकार वाल बंद होने से लब सुनाई देती है और त्रि और द्विवलनी वाल बंद होने से डब सुनाई देती है। उल्टा लिखा गया है। हृदय की पहली ध्वनि लब होती है, दूसरी ध्वनि, क्योंकि पहले यहाँ से खून आएगा तभी तो ये वाल बंद होंगे, और फिर इसके बाद में खून यहाँ से जो है इस कारण से ये डब सुनाई देती है। क्लियर? अब देखिएगा अगर आरएस मेंस की बात करें तो सिर्फ फोरामेन ओवेल लिख दिया जाए, फोरामेन ओवेल और 15 शब्द में लिख दें। तो देखिएगा फोरामेन ओवेल के बारे में हम कहेंगे दोनों आलिंदों के मध्य पाया जाने वाला बच्चे के जन्म के समय छिद्र जो बड़े होने पर बंद हो जाता है, फोरामेन ओवेल कहलाता है। 15 शब्द में ये लिखा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक। फिर देखिएगा इसमें भी हम दाएं आलिंद में भी 3 भाग लिखेंगे। महाशिरा के भी 2 भाग होते हैं, अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा और कोरोनरी धमनी। यानी ये महाशिरा तो क्या करती है? शरीर के ऊपर और नीचे वाले भागों से खून, अब हृदय और हृदय के आसपास के हृदय के विभिन्न भागों से खून लाती है, वो कोरोनरी होती है। ओके, लब और डब की ध्वनि सुनाई देती है। तो हमें कैसे पता चलता है बाबूलाल जी? हमें नहीं पता चलता है, ये डॉक्टर जब वो स्टेथोस्कोप पर काम लेते हैं उनको ही पता चलेगा, नॉर्मली हम इनको नहीं सुन सकते हैं। तो ये जो स्थिति है, फिर देखिएगा यहाँ पे हम और लिखेंगे एक डायग्राम और, तो वहाँ पे लिखेंगे यहाँ SA नोड होता है जिसे साइनो ऑरियल आर्टिकल जो है नोड कहा जाता है, जिसे पैस मेकर कहते हैं, हृदय का हृदय कहते हैं। और यहीं पे एक AV नोड होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे पैस सेटर कहा जाता है। और फिर जो है हिंज परकिंजे तंतु, ये भी हम देखेंगे जो इनके नीले के संकुचन में सहायक होते हैं। और हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय पे जो कंट्रोल होता है वो यहाँ से जो है मेडुला ऑब्लोगेटा होता है, क्योंकि हृदय की धड़कन पे हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता है, और हमारे शरीर में जो भी गतिविधियाँ होती है उन पे हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, वो इनवॉलंटरीज या अनैच्छिक क्रियाएं। तो देखिएगा जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लोगेटा का होता है, मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। मेडुला ऑब्लोगेटा इज द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और फिर आप देखिएगा यहाँ पे जो दूसरा हम ये कहेंगे कि मेडुला ऑब्लोगेटा में एक सेंटर होता है, कार्डियक सेंटर, वो हृदय को कंट्रोल करता है। और हार्ट अटैक क्या होता है तो हम आगे लिखेंगे कोरोनरी धमनी होती है। कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल आदि जमा होने से वहाँ पे जो हृदय में खून की सप्लाई आदि रुक जाती है, तो कोरोनरी धमनी में रुकआउट होने से ये कुछ समय के लिए हृदय की सप्लाई रुकती है, दर्द होने लगता है और कई बार इससे मौत भी हो जाती है। ये हार्ट अटैक होता है। और फिर जो है यहाँ पूछा है शरीर जो है कि बाहर भी हृदय काम कर सकता है क्या? बिल्कुल, आजकल जो इस तरह की टेक्निक है काम करता है। जैसे आप देखते हो कई बार सर्जरी होती है तो हार्ट को तो पूरा बाहर निकाला जाता है, फिर भी वो सामान्य स्थिति में बाहर आराम से काम कर सकता है, लेकिन मशीनों की देखरेख में, डॉक्टरों की देखरेख में होता है। और देखिएगा फिर आएगा हृदय का प्रत्यारोपण। बायां नीले सबसे बड़ा होता है क्या? बाबूलाल जी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, बायां नीले ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो है लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ या द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो बिल्कुल हाँ विवेक जी, बिल्कुल जो है मायोजेनिक होता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे इनके बारे में, जो है ये हृदय का प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, यानी किसी एक व्यक्ति का हृदय निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रतिस्थापित कर देना हृदय का प्रत्यारोपण कहलाता है। और देखिएगा हृदय का विश्व में सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में किया। तो यहाँ पर जो है उस स्थिति में सबसे पहले, और किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने यहाँ पर जो है किया था। और फिर कब? तो देखिएगा ये जो है वहाँ पे कैपटाउन जगह भी है, कैपटाउन शहर भी है, और वहाँ पर जो है कैपटाउन हॉस्पिटल है, वहाँ पर किया था। ओके, और इसी प्रकार भारत की हम बात करें तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था, एम्स नई दिल्ली में सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। तो देखिएगा इसको लिखें
अब इसको लिखते हैं, और भी एक दो डायग्राम हम और बनाएंगे, लेकिन कम से कम यहाँ तक लिख लेते हैं, क्योंकि देखिएगा अगर मैं सभी साथ में अग्र मध्य सिरा वो एक में करेंगे तो फिर क्योंकि स्क्रीन की एक लिमिटेशन होगी, फिर आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, इसलिए अलग अलग एक दो डायग्राम और से हम समझेंगे। क्लियर है? तो देखिएगा बना लिया होगा आपने। और जो है हृदय, आप में से एक कमेंट आया था कि हृदय एक बार में कितना पंप कर सकता है। तो देखिएगा मैं अगर बात करूं कि हृदय जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, और हृदय प्रति स्पंदन यानी हर धड़कन में जो है जो हृदय जो एक धड़कन होती है उस धड़कन में 70 ml रक्त को पंप करता है। कितने? 70 ml रक्त को पंप करता है। इस हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा हृदय हमने लिखा था 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स। तो इस हिसाब से हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त को पंप करने की क्षमता होती है। ओके, बिल्कुल ये हम जो है बाबूलाल जी ये भी लिखेंगे, ये हम लिखेंगे। तो पहले यहाँ तक लिख लेते हैं। तो आप ये बना लिया होगा, तो देखिएगा लिखिएगा आप साथ साथ में लिखते जाएं। हृदय के चारों ओर पाया जाने वाला, हृदय के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण यानी कवर, आवरण हृदयावरण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिकॉर्डियम, पेरिकॉर्डियम कहलाता है। हृदय के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण हृदयावरण कहलाता है, पेरिकार्डियम कहलाता है। फिर अगली लाइन में लिखिएगा हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियल, चारों ओर पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है या रहता है, जो हृदय की बाहरी चोटों से या आघातों से, बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है या रक्षा करता है। यानी जैसे चोट लगती है तो ये इंटरनल लेयर पर, जैसे यहाँ पर ये लिक्विड फैला हुआ है, अब जैसे यहाँ पर चोट लगेगी तो यहाँ पर ये लिक्विड फैल जाएगा और इस लेयर को डैमेज होने से बचाने का काम करता है। तो लिख लिया आपने, हृदय के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण पेरिकार्डियम या हृदयावरण कहलाता है, और हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियल नामक लिक्विड या द्रव भरा रहता है, जो हृदय की बाहरी आघातों से या बाहरी चोटों से रक्षा करता है। तो ये इसका कार्य हो गया। लिख लिया आपने। फिर देखिएगा, लिख लिया आपने। फिर हम देखिएगा लिखते हैं जो हृदय है, देखिएगा हृदय मांसपेशियों से बनी संरचना होती है। हृदय मांसपेशियों से बनी संरचना है, जिसका आकार बंद मुट्ठी के समान या इसको कह सकते हैं शंक्वाकार होता है। और हृदय के चारों ओर जो उत्तक होते हैं, वो उत्तक कौन से होते हैं? हृदय उत्तक ही होते हैं। हम जब जंतु उत्तक पढ़ेंगे तो देखिएगा जंतु उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उपकला उत्तक, एक उत्तक जो है हो जाते हैं जो है पेशी उत्तक, और पेशी उत्तक इसके अलावा जो है पेशी उत्तक के अलावा, और पेशी में भी 3 होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदय। तो ये पेशियों की जो है संरचना होती है, मांसपेशियां होती है, और इन पे भी हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं होता है। क्लियर है? तो ये जो है इसका आकार बंद मुट्ठी के समान या शंक्वाकार होता है, और ये दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ी बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में स्थित होता है। लिख लिया होगा आपने। और देखिएगा जो हृदयावरण है इसमें भी 3 लेयर होती है, हम इसको पेरिकार्डियम कहते हैं, लेकिन इसमें भी 3 तरह की जो है लेयर या 3 आवरण होते हैं। नेक्स्ट पे आप लिखिएगा हृदयावरण के 3 स्तर होते हैं, या 3 उसके भी उप आवरण होते हैं, 3 स्तर होते हैं। हृदयावरण के 3 स्तर होते हैं। एक है एपिकार्डियम, यह सबसे बाहरी स्तर होता है या बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी स्तर होता है, यह सबसे बाहरी स्तर होता है। दूसरा है मायोकार्डियम, और इसमें आप लिख लीजिएगा यह मिडल या मध्य स्तर होता है या आवरण होता है, यह मध्य स्तर होता है। और फिर तीसरा हो जाता है एपी, मायो और एंडोकार्डियम, यह सबसे यानी इंटरनल, यह सबसे भीतरी स्तर होता है, सबसे भीतरी स्तर होता है, जो
रक्त को हृदय से चिपकने में या चिपकने से रोकता है, हृदय से चिपकने से रोकता है। ये चिकना होता है इसलिए यहाँ पर खून चिपकता नहीं हृदय में। तो ये योगदान किसका होता है? एंडोकार्डियम। ये सबसे इंटरनल या सबसे भीतरी स्तर होता है जो रक्त को हृदय से चिपकने से रोकता है। अब इनका क्रम पूछा जा सकता है। एक साइड में यह देखिएगा ऑब्जेक्टिव सवाल में एक सूची फर्स्ट और सूची जो है सेकंड दे दिया जाए, उसका पूछा जा सकता है। इनको सुमेलित कीजिएगा और एक साइड में इनके ये स्तर लिख दें, आवरण लिख दें और इनके जो है बारे में ये पहला बाहर से या बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर क्रम पूछा जा सकता है, सुमेलित करने का पूछा जा सकता है। या सवाल ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस स्तर के कारण हृदय में खून चिपकता नहीं है? तो ये हो जाएगा एंडोकार्डियम के कारण। ये चिकनी सतह होती है इसलिए ये चिपकने से रोकने में जो है सहायक होता है। तो ये हृदयावरण जो है इसके भी 3 स्तर होते हैं या 3 भाग होते हैं। लिख लिया होगा आपने। पहला है एपिकार्डियम, ये सबसे बाहरी स्तर होता है। मायोकार्डियम, ये मध्य स्तर। कौन से उत्तक होते हैं? हृदय उत्तक के ही बने होते हैं। ये कार्डियक जो मसल्स होती हैं उनके बने होते हैं तीनों ही। एंडोकार्डियम ये सबसे भीतरी स्तर होता है और ये रक्त को हृदय में चिपकने से रोकने में सहायक होता है। लिख लिया आपने। तो देखिएगा यहां पर हमने अभी तक लिखा है हृदय के चारों ओर कौन से जो है ये आवरण, तो पेरिकार्डियम, और कौन सा द्रव भरा होता है यहां तक हमने लिखा है और किस तरह का होता है आकार ये हमने देखा है। अब इसके बाद में आप देखिएगा फिर हम लिखते हैं हृदय पर नियंत्रण, हृदय पर नियंत्रण यानी कंट्रोल मेडुला ऑब्लोगेटा में, नियंत्रण मेडुला ऑब्लोगेटा में उपस्थित कार्डियक सेंटर या कार्डियक केंद्र, कार्डियक सेंटर द्वारा किया जाता है। तो हृदय पर नियंत्रण यानी हृदय की धड़कनों को जो कंट्रोल करना है ये जो है कहाँ से होता है? तो ये होता है यहाँ पर कार्डियक सेंटर। और ये कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लोगेटा में जो है किया जाता है। और मेडुला ऑब्लोगेटा कहाँ पर होता है दोस्तों? ये मस्तिष्क का एक भाग है, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये मस्तिष्क का सबसे जो है अंतिम भाग होता है। लिख लिया होगा हृदय पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लोगेटा का होता है और मेडुला ऑब्लोगेटा में भी कार्डियक जो सेंटर होता है इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इसी तरह से बाबूलाल जी पूछ रहे हैं गुरु जी कोई कहता है मेरा दिल टूटा है, उस अवस्था में हृदय किस तरह से कार्य करता है? ये देखिएगा ये बेवकूफ़ बनाने की बातें होती हैं। किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना होता है तो ये कहते हैं मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, मेरा दिल चुरा के कोई ले गए हैं, मेरा दिल टूट गया है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? हिंदी फिल्मों में या बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। और मान लीजिए आप कॉलेज में है या कॉलेज में थे तो ये बातें तो आप रोज़ कहते थे और कितनों को कहते थे ये भी पता नहीं होता था। तो ये केवल क्या होता है? ये अपने भारतीय जो फिल्म उद्योग का आधार है। सिर्फ इसी से, दिल के आसपास की चीज़ों से, दिल से या तो डॉक्टर कमाते हैं जो दिल के, या फिर फिल्मों, डॉक्टर से भी ज़्यादा फिल्मों वाले कमा लेते हैं। टूटना कुछ नहीं होता, टूट गया तो इसका मतलब फिर तो बचेगा ही नहीं। ये चुरा के ले गए, कोई कुछ चुरा के नहीं ले गया, वो अगर निकाल भी दिया तो काम तमाम हो जाएगा। इसलिए ये फालतू की बातें होती है कि ये ले जाना वो हो गया या तेरे तुझे देखते ही धड़कता है, इसका मतलब जब वो नहीं है तो क्या धड़कते नहीं है? ये धड़केगा। ये बेवकूफ़ बनाने की बातें होती है। ये केवल क्या होता है? सामने वाले को इमोशनली ब्लैकमेल के, नहीं मैं तो तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, दिल टूट गया है, वो है, कुछ नहीं होता है। देखिएगा अंकुर जी मेरे नाम से ही है, महिपाल चौधरी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लिख लिया हृदय पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लोगेटा में उपस्थित कार्डियक सेंटर द्वारा किया जाता है। फिर आप लिखिएगा, बिल्कुल विवेक जी सही कह रहे हैं आप। हाँ, इमोशंस जो कंट्रोल करते हैं, हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करते हैं। ये दिल, हम कहते हैं दिल पे कंट्रोल, दिल को नहीं, उसको इनडायरेक्ट रूप से हाइपोथैलेमस के कंट्रोल कर लिया, इनकी भावनाओं को जो है आपने कंट्रोल कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत जी कह रहे हैं हृदय तो बेचारा केवल और केवल क्या करता है? रक्त को पंप करता है, बाकी ऐसी चीज़ें जानते नहीं है हृदय। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो हम चलते हैं आगे। हाथ पे पता नहीं कहाँ पे बने हुए होते हैं निशान तो दिल के। तो देखिए हाथ पे छोड़िए, आप पैरों पे भी मिल जाएंगे कि ये जो है तेरी निशानी है। फिर किसी दूसरे के साथ जाएंगे उस साइड में कि ये तेरी निशानी है, तो इस चक्कर में, उनकी निशानी के चक्कर में पूरा पैर खराब हो जाता है। फिर देखिएगा, आप लिखिएगा हृदय प्रति स्पंदन यानी पर हार्ट बीट, पर हार्ट बीट यानी प्रत्येक धड़कन में हृदय प्रति स्पंदन, इसका मतलब क्या हुआ? प्रति धड़कन में। ओके, हृदय प्रति स्पंदन लगभग, ये देखिएगा अभी आप में से किसी का क्वेश्चन था कितना पंप करता है, तो हृदय प्रति स्पंदन लगभग 70 ml 70 ml रक्त को पंप करता है। 70 ml रक्त को पंप करता है, अर्थात हृदय, लिख लिया होगा आपने। कोमल जी पूछ रहे हैं फरारस मेंस में पैराग्राफ की जगह पॉइंट में लिख सकते हैं क्या? पॉइंट में ही लिखने होते हैं, हमेशा अच्छे पॉइंट्स में ही होते हैं। अभी जो पैटर्न चल रहा है इसमें पॉइंट में ही लिखने होते हैं। पैराग्राफ में सिर्फ आप जब निबंध लिखते हो हिंदी वाले वो लिखने होते हैं, उसमें भी पैराग्राफ लिमिट होती है 6-7 से ज़्यादा पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, 6-7 लाइनों के। कोई नहीं निर्मल जी,
लेट हो गए, काम हो गया होगा, अब आप जो है थोड़ा सा अपने पास 5-10 मिनट बचे तो इसमें जुड़ लीजिएगा। ओके, तो ये जो है उसमें आप सीधा लिखिएगा। हिंदी में क्या होता है, पैराग्राफ जब लिखते हैं तो 6-7 लाइनों का एक पैराग्राफ होना चाहिए। लिख लिया आपने? सर, प्रति स्पंदन लगभग 70 ml रक्त को पंप करता है, अर्थात हृदय 1 मिनट में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त को पंप कर सकता है या करता है, इस कारण से देखिएगा, इसलिए हृदय शरीर का सबसे व्यस्त ऑर्गन यानी बीजी ऑर्गन, व्यस्त अंग माना गया है। देखिएगा कुछ किताबों में हृदय के बारे में और कुछ आपको मिल जाएगा जो है यहाँ पर आ जाता है कि मस्तिष्क को माना है, लेकिन इस हिसाब से देखिएगा कार्य क्षमता के आधार पर देखें तो इसकी कार्य क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो ये सबसे व्यस्त अंग माना जाता है। और जो है आकाश अगर पूछने एक स्पंद में कितना समय लगता है तो 0.8 सेकंड का समय लगता है, 0.8 सेकंड। लिख लिया होगा आपने, 1 मिनट में लगभग 4 से 5 मिनट जो है लीटर रक्त को पंप कर सकता है, इसलिए हृदय शरीर का सबसे व्यस्त यानी बीजी ऑर्गन माना गया है। तो ये भी देखिएगा, इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नियंत्रण कहाँ से होता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, या जो है कितना रक्त पंप करता है, ये आप देखेंगे पुराने आपको ऐसे के पेपर में मिल जाएगा कि लगभग कितना पंप करता है, तो 70 ml रक्त को पंप करता है। इसके बाद देखिएगा हमने अभी तक जो है ये लिखा है कि हृदय के चारों ओर आवरण पेरिकार्डियम या हृदयावरण, और इसमें पाया जाने वाला द्रव होता है वो पेरिकार्डियल होता है। और फिर हम लिखेंगे इसमें जो है वाल होते हैं, इन वाल के बारे में त्रिवलनी और द्विवलनी। लिख लिया होगा आपने, तो पैराग्राफ चेंज करके आप लिख लीजिएगा, दाएं आलिंद एवं दाएं नीले यानी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के मध्य, दाएं आलिंद एवं दाएं नीले के मध्य त्रिवलनी कपाट या इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल पाया जाता है। ट्राइकस्पिड वाल या त्रिवलनी वाल पाया जाता है। लिख लीजिएगा, यहां पर दाएं आलिंद एवं दाएं नीले के मध्य जो है त्रिवलनी या ट्राइकस्पिड वाल पाया जाता है। अब देखिएगा ये तो ऑब्जेक्टिव में हो गया, और मेंस की अगर मैं बात करूं आरएस की, 15 शब्द में लिख दे त्रिवलनी वाल, तो क्या लिखेंगे, दाएं हृदय के दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य पाया जाने वाला वाल। और भी अगर लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बंद होने से लब उत्पन्न होती ध्वनि, पहली ध्वनि, तो ये अतिरिक्त होगा जो है, ये मैंने पहले बताया था। आरएस मेंस में अगर आप ब्रैकेट में कुछ भी लिखते हैं वो उत्तर सीमा में काउंट होगा, शब्द सीमा में काउंट नहीं होगा। अनिता जी कह रहे एक बार पिछली स्लाइड तो देख लीजिएगा, यहाँ से हमने लिखा था हृदय प्रति स्पंदन यानी पर हार्ट बीट लगभग 70 ml रक्त को पंप करता है, अर्थात हृदय 1 मिनट में लगभग 4 से 5 लीटर रक्त को पंप करता है या कर सकता है। इस कारण से इसे शरीर का सबसे व्यस्त अंग यानी बीजी ऑर्गन माना गया है। फिर दाएं आलिंद एवं दाएं नीले के मध्य त्रिवलनी वाल यानी ट्राइकस्पिड वाल पाया जाता है। ओके, चलो अच्छी बात है। श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि सर 1 घंटे का पता नहीं चलता, इसका मतलब है कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ या हमारी पूरी जो टीम मेहनत कर रही है वो आपके काम आ रही है। क्योंकि देखिएगा नहीं तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि एग्जाम में अगर सवाल कुछ भी नहीं आ रहे, न कुछ समझ में आ रहा, तो 5-5 मिनट निकालने मुश्किल हो जाते, 3 घंटे की जो टाइम पीरियड होता है, और यहाँ 1 घंटे में पता नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि हम लोगों का प्रयास आपके थोड़ा बहुत काम आ रहा है, यानी हम जो समझाने का प्रयास करें वो आप तक सही मात्रा में और सही दिशा में आ रहा है। निर्मल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो है एक कमेंट जो है किशन लाल जी पूछ रहे हैं सर ये क्लास कितने बजे चालू होती है, तो ये देखिएगा ये शुरू हमारी क्लास जो है 12:30 होती है रोजाना, 12:30 से 1:30 के आसपास, जो लगभग 1 घंटा हम पढ़ते हैं। ओके, तो देखिएगा अब ये कमेंट था अक्टूबर तक सिलेबस हो जाएगा क्या, देखिएगा पूरा प्रयास रहेगा। और आप देखते हैं कि क्लास में मेरा पूरा प्रयास होता है कि जो है टाइम पास कम से कम किया जाए, बिल्कुल नहीं करें। अगर कोई इंपॉर्टेंट लगे कि इस कमेंट का तो वही, बाकी हम पूरा उसमें भी अब देखिएगा टाइम कितना लग सकता है एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी देखिएगा पूरी जब हम पढ़ते हैं, मैं बता दूँ साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इसके बाद में पर्यावरण पारिस्थितिकी और टेक्नोलॉजी, लगभग आप मान के चलिएगा कम से कम हमें 125 घंटे कम से कम लगेंगे, यानी 120 घंटे तो आप कम से कम मान के चलिए। और हम
हर चैप्टर के पीछे आए हुए क्वेश्चन करवाएंगे तो मान के चलिएगा 5-7 जो है कवर हो जाएगा। ओके। निर्मल जी कह रहे हैं सर आपकी सैलरी बढ़े जानी चाहिए। देखिएगा हम लोगों को उत्कृष्ट की तरफ से वैसे बहुत ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, लेकिन फिर भी आपका कमेंट है तो चलो धन्यवाद आपका। देखिएगा हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं तो इतिहास तो है, हो सकता है मुझसे आपका अच्छा हो। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर कहते हैं इतिहास के बारे में तो मैं ये कहता हूँ कि इतिहास बड़ा बेवफा, शाम को रटो सुबह सफ़ा। लेकिन फिर भी देखिएगा यहाँ अपने भवानी सर पढ़ाते हैं तो मेरे हिसाब से उनसे अच्छा इतिहास को आपको नहीं मिलेगा, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। तो लिखा त्रिवल्नी कपाट, क्योंकि देखिएगा जो भवानी सर पढ़ाते हैं उनका खुद मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ। हालांकि ये अलग बात है कि जो अच्छे दोस्त भी है अब तो वो, लेकिन पहले मेरे गुरु हैं और उनसे मैंने जितने भी जो जैसे ये आरएस के एग्जाम दिए उनसे सवाल बाहर नहीं जाते। हाँ कभी कभार आरएस मेंस में 1-2 जाता है तो फिर उसका आंसर कहीं मिलता भी नहीं, आपको किताबें ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए उनके पर्याप्त होते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। दाएं आलिंद एवं बाएं इनके मध्य त्रिवल्नी वाल। अगला आप लिखिएगा बाएं आलिंद एवं बाएं नीले, बाएं आलिंद एवं बाएं नीले, यानी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य तो त्रिवल्नी वाल था, बाएं आलिंद एवं बाएं नीले के मध्य द्विवल्नी कपाट, या इसको कहते हैं बाई कस्पिड वाल पाया जाता है। बाएं आलिंद एवं बाएं नीले के मध्य द्विवल्नी कपाट पाया जाता है, यानी बाई कस्पिड वाल पाया जाता है। देखिए हाँ यूपीएससी में केमिस्ट्री आती है, तो वो जो है उस स्थिति में इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन हिस्ट्री की भवानी सर की। तो देखिएगा बाएं आलिंद एवं बाएं नीले के मध्य द्विवल्नी कपाट या बाई कस्पिड वाल पाया जाता है। लिख लिया आपने, बाएं आलिंद एवं बाएं नीले के मध्य द्विवल्नी वाल कपाट पाया जाता है। ओके, देखिएगा ये पूछ लेंगे सर कितनी सैलरी मिलती है, तो आप देख लीजिएगा, इससे हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी एलाइड में आरएस में है वो नहीं
आलिंद और बाएं नीले के मध्य द्विवल्नी वाल यानी बाइकस्पिड वाल पाया जाता है। हार्ट ऑफ हार्ट किसको कहते हैं हाजी? तो देखिएगा हार्ट ऑफ हार्ट विज्ञान में तो कहते हैं पैस मेकर को। तो बाकी आपने देखा होगा जो है फिल्मों में वो कहते हैं कि आप तो जो है ये वो, तो वो हार्ट ऑफ हार्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि जो SA नोड होता है वो होता है। पगड़ी भी कह रहे हैं पॉलिटिक तो टीचर मेरे हिसाब से उत्कर्ष के मुकाबले तो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। तो ठीक है, लिख लिया दाएं आलिंद बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य द्विवल्नी वाल यानी बाइकस्पिड वाल पाया जाता है। तो लिखिएगा द्विवल्नी वाल या कपाट को मिट्रल वॉल या कपाट मिट्रल वाल भी कहा जाता है। मिट्रल वॉल भी कहा जाता है द्विवल्नी वाल। और तो देखिएगा यहाँ पर ये पूछा है पैस मेकर कहाँ पाया जाता है। देखिएगा अमित जी हमने यहाँ पे जो बताया था, हम आगे लिखेंगे, मैंने कहा एक डायग्राम और बनेंगे, यहाँ पर पाया जाता है, दाएं आलिंद में होता है पैस मेकर, यहाँ होता है, यहाँ पर पैस मेकर पाया जाता है। तो देखिएगा लिख लिया आपने द्विवल्नी वाल को मिट्रल वॉल भी कहा जाता है। अर्थात मिट्रल वॉल किसके मध्य पाए जाते हैं? तो यहाँ पर द्विवल्नी वाल जो है वो पाए जाते हैं, इसमें बाएं और द्विवल्नी होते हैं दाएं। और वाल का काम क्या होता है तो हमने लिख लिया था, वाल रक्त के विपरीत जो है प्रवाह को रोकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये, इसके अलावा फिर आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा कुछ अलग क्वेश्चन आ रहे हैं सर पॉलिटी में जो है। देखिएगा पॉलिटी में विकास सर और दिनेश जी को पूछते हैं। देखिएगा विकास सर के मैंने नहीं देखा वीडियो, दिनेश जी से मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे हिसाब से दिनेश जी द बेस्ट है। फिर भी ये खुद की चॉइस होती है कि कैसे पढ़ें। बिल्कुल पैस मेकर का क्या काम होता है तो देखिएगा पैस मेकर को हम आगे लिखेंगे। जो पैस मेकर है उसे हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं, यानी हमारी हृदय की जो धड़कन होती है, जिसे हम किसी और को कहते हैं कि आप हमारी हृदय की धड़कन, वो नहीं, वो पैस मेकर उस पर कंट्रोल करता है। अब विवेक जी कह रहे हैं सर हिंदी की बेस्ट बुक बता दो। अब देखिएगा मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपको सही लगे या नहीं लगे। मैंने पहले बताई थी हिंदी की जो मुझे सही लगती है, एक तो नवीन हिंदी व्याकरण, जो नवी से 12वीं तक चलती है, नवीन हिंदी व्याकरण। ओके, तो ये देखिएगा फिर जो है कोमल जी कह रहे हैं सर आपने कहा था कि सिंपल लैंग्वेज में आंसर राइटिंग करने से मार्क्स सही मिलते हैं, बट ये आपने सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के लिए भी बोला था या सारे सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में होता है, जितना मौलिक उत्तर लिखेंगे, जितना जो मौलिक शब्दावली आपकी होगी वो सबसे अच्छा माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो है जैसे एक तो मानस का, तो देखिएगा एक तो आ जाएगा जो मानस पब्लिकेशन की किताब है वो, और दूसरी नवीन हिंदी व्याकरण। मेरे हिसाब से ये अच्छी है। बाकी हो सकता है कि हिंदी के मामले में और भी मुझसे ज़्यादा आपको अच्छी किताबों का ज्ञान हो, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ रहा है तो मेरे हिसाब से मैं ये दो ही बताऊंगा, क्योंकि देखिएगा नवीन हिंदी व्याकरण के बिना आप तैयारी करते हैं हिंदी की तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, आपकी अधूरी क्या मैं कहूँगा शुरुआत ही नहीं है हिंदी की। और इसी तरह से मानस पब्लिकेशन की उसमें गलतियां बहुत कम है। और टू द हमारे सिलेबस जो लिखा है, भले ऐसे की मैं बात करूं और या भले जो है RS की बात करूं। अब कपिल जी, अब मैं आपका जो है अपना लास्ट 2-3 मिनट का मैं आपके जवाब दूंगा। आपने बहुत पहले कमेंट किया था सर प्लीज ऐसे के कुछ बारे में बताइए किस प्रकार से तैयारी करें, भ्रमित हो रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप लिमिट चीज़ें पढ़ें। सबसे ज़्यादा भ्रमित कब होते हैं? जब हम इधर उधर से जहाँ कहीं भी सुनी सुनाई बातों पे कि वो किताब अच्छी, वो गाइड अच्छी, वो अच्छे नोट्स, तो हम फिर लाते हैं। अभी हमारे सामने ज़्यादा क्या होती है, मान लो आपको साइंस, तो साइंस में आपको लगेगा कि मुझे वो पढ़ना, कोई कहता है कि उसके अच्छे हैं, तो उसके जो है फिर यहाँ से जैसे आएंगे तो फिर आपको क्या लगेगा 10 किताबें आप लाएंगे तो उनमें से एक तो आपका आधा से ज़्यादा तो समय उसको नोट्स बनाने में चला गया। फिर एक लाइन इधर मिली तो इसमें ये नहीं, ये अच्छी, फिर कहेंगे ये अच्छी है। इसलिए आपको जो है कम चीज़ें पढ़नी है। देखिएगा एक और अच्छी है कि जो भी टीचर आपको कहीं पे भी आप पढ़ते हैं तो आपको खुद के नोट्स बना के पढ़ने होते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा जो है सहायक होंगे। क्योंकि परीक्षा के समय में जब तक आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं, हम कितना भी पढ़ लें, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं आएगा। यूपीएससी के बाद देखिएगा, यूपीएससी में ये है, यूपीएससी का तो जो बात कर रहे हो रोहित जी, तो RS प्री में तो कई बार जो है पिछले पेपर आप देखेंगे तो उसमें सीधे सीधे यूपीएससी का आए क्वेश्चन पूछे थे। क्यों? क्योंकि इससे पहले RPC जो चेयरमैन थे उत्पत्ति साहब, वो बेसिकली यूपी के ही थे, तो उन्होंने सीधे वहाँ से आए क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए थे। तो देखिएगा ये जो है साइंस की बुक, देखिएगा साइंस का मैंने बताया। इसके अलावा भी साइंस की जो है मैंने आपको बताया था कि साइंस की जैसे टेक्नोलॉजी के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, और ये जो अरिंद की जनरल साइंस के लिए विकिपीडिया आती है या किरण की आती है, किरण, वो आप पढ़ सकते हैं। किरण की भी काफ़ी अच्छी आती है। हमने देखिएगा लिखा था कि यहाँ पर जो है ये तो कौन सा भाग था, ये था दायां आलिंद यानी राइट एट्रियम, और ये था बायां आलिंद, दायां आलिंद यानी दायां आलिंद और दायां नीले, राइट वेंट्रिकल। ओके, ये पार्ट हो जाएगा लेफ्ट, तो बायां आलिंद और नीले, बायां आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम, और ये हो जाएगा बायां नीले, या इसको लेफ्ट जो है वेंट्रिकल कहा जा सकता है। इसके बाद में देखिएगा फिर यहाँ पे हमने लिखा था दोस्तों, यहाँ पे जो वाल पाया जाता है उसको कहते हैं त्रिवल्नी वाल, या इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल, और यहाँ पर हमने लिखा था द्विवल्नी वाल, या इसको हमने लिखा था बाइकस्पिड वाल, और इसी कहते हैं मिट्रल वाल।
और देखिएगा ये चारों ओर जो हमने आवरण लिखा था वो कौन सा था, यहाँ पर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और देखिएगा यहाँ पर जो लिक्विड है उसके बारे में हम लिख चुके हैं कि ये जो लिक्विड है ये पेरिकार्डियल कहलाता है, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल द्रव बराबर रहता है। और यहाँ तक हम लिख चुके थे। क्लियर है? देखिएगा यहाँ तक हम लोगों ने जो लिखा था, तो जो हम लिख रहे थे वो देखिएगा दो चार लाइन लिखी थी, उसके आगे हम शुरू करेंगे। एक तो हमने लिखा था कि हृदय पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर द्वारा किया जाता है। और इसी तरह से फिर देखिएगा हमने लिखा था कि हमारा हृदय चार भागों में बंटा होता है। दो आलिंद होते हैं, दो नीले होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पर दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य त्रिवलनी वाल या ट्राइकस्पिड वाल होता है। बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य द्विवलनी वाल होता है। ये हमने जो है लिख लिया था। और हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियम, झिल्ली और पेरिकार्डियम झिल्ली के भी हमने इस तरह लिखे थे। हमने इसके जो झिल्ली के बारे में लिखा था, एक था एपी, मायो और एंडोकार्डियम। ये तीन भाग हम चुके हैं। और फिर यहाँ पर जो द्रव होता है पेरिकार्डियल द्रव, और इसका काम होता है बाह्य आघातों से रक्षा करना। अब देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले खून किस भाग में आता है, तो दाएं आलिंद में आता है। किसके द्वारा ये होती है, महाशिरा यानी वेना कावा, वेना कावा। इसी तरह से देखिएगा यहां से जो खून है दाएं आलिंद से वो आता है इस त्रिवल
वाल के माध्यम से दाएं नीले में और दाएं नीले से खून जो है दोस्तों वो जाता है लंग्स में, यानी फेफड़ों में। किसके द्वारा ये होती है? फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। और फेफड़ों में होता है गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन खून में मिलती है और ये आता है इस नलिका के द्वारा। कौन सी? जो फुफ्फुसीय शिरा होती है यानी पल्मोनरी वेन होती है, इसके द्वारा किस भाग में आएगा? बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य जो द्विवल्नी वाल होता है, इससे ये बाएं आलिंद से बाएं नीले में आ जाता है और फिर बाएं नीले से शरीर के विभिन्न भागों में इसकी सप्लाई कर दी जाती है। और ये जो है नलिका होती है, ये एओर्टा या महाधमनी कहलाती है। और ये पटवार में पिछली बार पूछा गया था सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, ये तो बना लिया था। अब देखिएगा जो लिखा था उसके आगे हम बात करते हैं। हमने लिखा था बाह्य आवरण, हृदय आवरण, द्रव, पेरिकार्डियल और यहाँ पे दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य त्रिवल्नी और बाएं के मध्य द्विवल्नी या मिट्रल वाल होता है। यहां तक हमने लिखा था। अब हम लिखेंगे कि शरीर के विभिन्न भागों से खून सबसे पहले किस भाग में आएगा? दाएं आलिंद में आता है। तो लिखिएगा आप, अब लिखिए इसमें शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त सर्वप्रथम राइट एट्रियम यानी दाएं आलिंद में, या हम कह सकते हैं राइट एट्रियम में लाया जाता है या पहुंचता है। सबसे पहले इसमें आएगा दाएं आलिंद में आता है, जो कि डीऑक्सीकृत होता है। ओके, तो फिर यहाँ पे देखिएगा आ जाएगा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त सर्वप्रथम दाएं आलिंद में आता है। क्लियर होगा? देखिएगा ये रहा सबसे पहले इस भाग से कहां पे आ रहा है? दाएं आलिंद में। अब देखिएगा दाएं आलिंद में यहां आप चित्र दिखाई दे रहा है, कौन सी नलिका ला रही है? शिरा। महाशिरा। लेकिन इसके अलावा और भी जो शिराएं होती है वो लाएंगे, इसके भी दो भाग होते हैं। तो देखिएगा इसको थोड़ा सा, ये जो डायग्राम है पर्टिकुलर इस भाग को, दाएं आलिंद वाले को थोड़ा सा हम दूसरे डायग्राम में ले लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहां पर ये जो, इसको थोड़ा सा और अगर क्लैरिफाई करें तो
तो देखिए ये हो जाएगा दायां आलिंद, ये है दायां आलिंद, यानी राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। अब देखिएगा एक तो खून हमने लिखा था कि महाशिरा द्वारा लाया जाता है, महाशिरा, इसके भी देखिएगा दो प्रकार होते हैं, एक होती है अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा यानी सुपेरियर वेना कावा, और एक होती है पश्चे महाशिरा यानी इन्फेरियर वेना कावा। तो ये यहाँ पर दो भाग होते हैं। अब देखिएगा शरीर के जो विभिन्न निचले भाग हैं, जैसे हृदय से जो है यहाँ पर, पारस जी आपकी जो पहली क्लास है तो देखिएगा रक्त परिसंचरण हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यही से आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। रक्त का पाठ हमारा कंप्लीट होने की ओर है, इसके बाद में दूसरे तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका रेगुलर वापस आप पढ़िएगा। तो ये जो पाठ है यहाँ पर रक्त परिसंचरण और आपकी पहली क्लास है, तो यही से आप लिख सकते हैं हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। तो देखिएगा यहाँ हम लिख चुके हैं कि पूरे परिसंचरण में 90 सेकंड के आसपास का समय लगता है। तो शरीर के हमने लिखा था दाएं आलिंद में खून लाया जाता है, लेकिन उसमें भी देखिएगा महाशिरा में भी जो शरीर के निचले हिस्से होते हैं, तो यहाँ पर जो शरीर के निचले हिस्से होते हैं, इन निचले हिस्सों से जो है खून लाया जाता है वो होती है पश्चे महाशिरा। ये कौन सी है? पश्चे महाशिरा। तो देखिएगा एक डायग्राम आप और बना लीजिए छोटा सा, जो एक तो हमने लिख लिया था, इसमें छोटा सा आप और बना ले, जिसमें सिर्फ हम दाएं आलिंद के बारे में, खून लाने वाली नलिकाओं के बारे में लिखेंगे। इसके बाद में जस्ट हम लिखने वाले हैं, तो आप बना लीजिएगा ये होगी पश्चिम महाशिरा, और देखिएगा एक आ जाएगी इसमें अग्र महाशिरा, सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फेरियर वेना कावा। ओके, तो ये हो गया सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा, यानी अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा। तो अग्र महाशिरा तो शरीर के जो ऊपरी भाग होते हैं, तो शरीर के जो ऊपरी भाग होते हैं उनको हृदय में खून की सप्लाई करती है, ऊपरी भागों से खून लाने वाली नलिका अग्र महाशिरा होती है, और शरीर के जो निचले हिस्से होते हैं, तो निचले हिस्सों से हृदय में खून लाने वाली नलिका पश्चिम महाशिरा होती है। और अगर आपको ये पूछा जाए, जैसे पटवार में पूछा गया था, सबसे जो है यहाँ पे देखिएगा, ये जो पटवार में पूछा गया था शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो वहाँ कहते हैं एब्डोमिनल एओर्टा, यानी जो है उदरीय महाधमनी होती है। इसी तरह से सवाल ये भी पूछा जा सकता है सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इनमें भी सबसे बड़ी कौन सी होती है शिरा, तो यहाँ पर तो देखिएगा यहाँ पर सबसे बड़ी होती है पश्चिम महाशिरा। सबसे लंबी अगर शिरा की भी बात करें तो ये शरीर की सबसे बड़ी या लंबी जो है शिरा होती है, वैन होती है, ये होती है पश्चिम महाशिरा। तो यहाँ से शरीर के जो भी निचले हिस्से, जैसे पूछा जा रहा है कि निचले हिस्से का मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसका मतलब है हृदय के नीचे वाले जो भी भाग, जैसे पैरों से भी खून लाया जाएगा या एब्डोमिनल कैविटी से भी जो खून लाया जाएगा वो यहाँ इस नलिका के द्वारा लाया जाएगा। इसी तरह से हृदय के ऊपर वाले भाग जो है मस्तिष्क आदि से जो खून की सप्लाई यहाँ हृदय में की जाएगी वो इस नलिका के द्वारा अग्र महाशिरा के द्वारा की जाएगी। क्लियर? तो ये इसी तरह से देखिएगा एक और यहाँ पे जो है नलिका खून लेके आती है, उसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, तो ये कोरोनरी साइनस क्या करती है, हृदय और हृदय के आसपास का या हृदय के विभिन्न भागों से जो खून होती है हृदय के आसपास से, वो खून भी यहाँ पर लेके आएगी। तो देखिएगा हमने यहाँ पर ये लिखा था शरीर के विभिन्न भागों से रक्त सर्वप्रथम दाएं आलिंद में आता है, और दाएं आलिंद में किसके द्वारा लाया जाता है, शरीर के निचले हिस्सों से पश्चिम महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में, जबकि ऊपरी हिस्सों से अग्र महाशिरा और हृदय के आसपास के क्षेत्रों से कोरोनरी साइनस के द्वारा दाएं आलिंद में रक्त लाया जाता है। तो ये लाइन लिख लीजिएगा जो आपने लास्ट लिखा था, इसके जस्ट आगे आप लिख लें, यहां पर लिखिएगा शरीर के विभिन्न निचले हिस्सों से या भागों से, निचले हिस्सों का मतलब ये हो गया कि जो हृदय है, तो हृदय और हृदय के जो नीचे वाले पूरा पार्ट होता है वहां से खून लाया जाना, हृदय के नीचे से। तो शरीर के निचले हिस्सों से पश्चिम महाशिरा यानी इन्फेरियर वेना कावा या पश्चिम महाशिरा द्वारा रक्त दाएं आलिंद में लाया जाता है, दाएं आलिंद में लाया जाता है। शरीर के निचले हिस्सों से पश्चिम महाशिरा यानी इन्फेरियर वेना कावा द्वारा रक्त दाएं आलिंद में लाया जाता है। जो शरीर की सबसे बड़ी महाशिरा है, या जो सबसे बड़ी शिरा यानी वैन है, सबसे बड़ी वैन या शिरा है। तो देखिएगा कथन इस तरह से हो सकता है, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, और दे जाए कि शरीर के विभिन्न ऊपरी हिस्सों से पश्चिम महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में खून लाया जाता है, ये कथन गलत होगा। शरीर के विभिन्न जो निचले हिस्से होते हैं, जो लोअर पार्ट्स होते हैं, उनसे जो ब्लड हार्ट के जो राइट एट्रियम में लाने वाली जो नलिका होती है वो होती है इसमें इन्फेरियर वेना कावा, या इसको कह सकते हैं पश्चिम महाशिरा। लिख लिया होगा आपने, शरीर के निचले हिस्सों से पश्चिम महाशिरा द्वारा रक्त दाएं आलिंद में लाया जाता है, और ये शरीर की सबसे बड़ी शिरा है। गरिमा जी बफरिंग हो रहा है, तो आपके साइड में नेट की प्रॉब्लम होगी, आप एक बार अपना नेट चेक कर लीजिएगा, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नेट में नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने ये लिखा है,
इस शरीर के निचले हिस्सों से पश्चिम महाशिरा खून लाएगी, जबकि जो ऊपरी सिरे हैं या ऊपरी जो भाग हैं हिस्से हैं तो उनसे अग्र महाशिरा सुपीरियर वेना कवा जो द्वारा यहाँ पर पहुंचाया जाता है। फिर यहां पर देखिएगा अग्र महाशिरा यानी सुपीरियर वेना कवा। अग्र महाशिरा द्वारा शरीर के विभिन्न ऊपरी हिस्सों से या ऊपरी भागों से, विभिन्न ऊपरी भागों से हृदय के दाएं आलिंद में यानी राइट एट्रियम में, दाएं आलिंद में, राइट एट्रियम में या दाएं आलिंद में रक्त पहुंचाया जाता है या लाया जाता है, रक्त लाया जाता है। लिख लिया होगा आपने अग्र महाशिरा यानी सुपीरियर वेना कवा। तो यहां पर यह है इसके द्वारा शरीर के विभिन्न ऊपरी भागों से हृदय के दाएं आलिंद में यानी राइट जो एट्रियम है इसमें डीऑक्सीकृत खून को पहुंचाया जाता है। तो यहां पर देखिएगा आ जाएगा इसमें ये विभिन्न जो भागों से खून का पहुंचना है। इसी तरह से देखिएगा हमने एक और लिखा था यहां पर ये जो कोरोनरी साइनस होती है ये हृदय के विभिन्न भागों से, हृदय के आसपास के भागों से दाएं आलिंद में खून लाने वाली नलिका होती है। तो फिर अगला हम लिख लेते हैं कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस हृदय या हम कह सकते हैं हृदय के आसपास से दाएं आलिंद में यानी राइट एट्रियम में दाएं आलिंद में रक्त पहुंचाती है। तो देखिएगा हमने वहां पर जब लिखना शुरू किया था तो हमने केवल ये लिखा था सबसे पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा कि सबसे पहले खून दाएं आलिंद में आता है। तो दाएं आलिंद में 3 भाग हो गए, इनसे अलग अलग भागों से लाया जाता है। क्लियर है? तो देखिएगा आज जो हमने लिखना प्रारंभ किया था इस शरीर के विभिन्न भागों से सबसे पहले खून कहां पर लाया जाता है? दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद में भी किन भागों से लाया जाता है? तो ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। शरीर के निचले हिस्सों से पश्चिम महाशिरा द्वारा ऊपरी हिस्सों से अग्र महाशिरा द्वारा
यहाँ पर कोरोनरी जो साइनस है ये हृदय के आसपास भागों से खून यहाँ पर लाते, तो ये सभी जो खून जो है लाती है दाएं आलिंद में। यहाँ तक हमने लिखा है। फिर देखिएगा दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य वाल कौन सा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा अंकुल जी पीडीएफ नहीं मिली, आप इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको साथ में लिखना है, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिएगा दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य पाया जाता है त्रिवलनी वाल यानी ट्राइकस्पिड वाल। तो अब खून आएगा दाएं आलिंद से दाएं नीले के मध्य, दाएं आलिंद से दाएं नीले के मध्य। ओके, फिर देखिएगा यहां से जो है खून जो यहां आ जाएगा दाएं आलिंद में इन सभी भागों से। फिर आप लिखिएगा दाएं आलिंद से दाएं आलिंद से त्रिवलनी वाल यानी ट्राइकस्पिड वाल, त्रिवलनी वाल के माध्यम से, त्रिवलनी वाल के माध्यम से रक्त दाएं नीले में, दाएं नीले में यानी राइट वेंट्रिकल में पहुंच
यहां से खून आ जाएगा दाएं आलिन से दाएं नीले में आ जाता है। ये पीछे वाली स्लाइड ये रही कोरोनरी साइनस जो हृदय के आसपास भागों से खून लेके आती है और फिर दाएं आलिंद में इन जो है सभी के द्वारा जो है यहाँ पर लाया जाता है खून दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद से त्रिवलनी वाल यानी इसको कह सकते हैं ट्राइकस्पिड वाल। तो ट्राइकस्पिड वाल के माध्यम से रक्त दाएं नीले में पहुंचता है, दाएं नीले में पहुंचता है। और देखिएगा दाएं जो नीले है तो दाएं नीले से खून जो है किस में ले जाया जाएगा, ये ले जाया जाएगा फेफड़ों में, लंग्स में ले जाया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने देखा था ये खून जो है यहाँ से आया विभिन्न भागों से इस भाग में, फिर यहाँ से त्रिवलनी वाल के माध्यम से आ गया दाएं नीले में। अब दाएं नीले से फिर खून कहाँ ले जाया जाएगा, ये ले जाया जाएगा लंग्स में। और किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी जो हमने लिखा था। ये जो फुफ्फुस धमनी एक अपवाद है, पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीकृत खून बहता है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, लंग्स में या फेफड़ों में मिलती है। तो आप लिखिएगा अगली लाइन में, आ गया दाएं नीले में पहुंचता है। अब लिखिए फिर आप दाएं नीले से दाएं नीले से यानी जो है राइट वेंट्रिकल से नीले से फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी या इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी दाएं नीले से जो है दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी यानी ये जो है यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी द्वारा दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा रक्त लंग्स में यानी फेफड़ों में लाया जाता है या पहुंचता है, लंग्स में या फेफड़ों में पहुंचता है। तो यहाँ पर फेफड़ों में लाया जाएगा। इसके बाद में देखिएगा अगर हम बात करें जो फेफड़ों की, तो सवाल कई बार इस तरह का भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो ये जो है यहाँ पे जो फेफड़े होते हैं तो इससे शरीर से जो अपशिष्ट या हम कह सकते हैं उत्सर्जन जो गैस होती है उनको छोड़ा जाता है, बाकी गैसें ग्रहण की जाती है। तो गैसों का जो
आदान प्रदान एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो कहां पर आ जाएगा, वो आता है फेफड़ों में। तो यहां पे आ जाएगा कि फेफड़ों में लाया जाता है। और हमने अपवाद लिखा था, हमने लिखा था कि जो फुफ्फुसीय धमनी, जब धमनियों शिराओं में हम जो है अंतर पढ़ रहे थे तो वहां हमने लिखा था कि जो फुफ्फुसीय धमनी एक अपवाद है, यानी इसमें डी ऑक्सीकृत खून बहता है, बाकी धमनियों में ऑक्सीकृत खून होता है, वहां हमने लिखा था। और देखिएगा फुफ्फुस का मतलब भी क्या होता है, फेफड़े, तो यहां पर ये फेफड़ों की ओर ला रही है, देखिएगा फेफड़ों, तो ये फुफ्फुसीय धमनी है, यहां से खून ये लेके आ रही है। अब यहां पर होगा गैसों का आदान प्रदान, और फिर यहां से ये गैस जो गैसें मिलेगी, ऑक्सीजन युक्त खून होगा, वो फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां आएगा, दाएं आलिंद में लाया जाएगा। तो लिखिएगा जो हम लिख रहे थे उसके आगे, तो यहां पे आ गया फेफड़ों में और लंग्स में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो आप लिखिएगा फेफड़ों में गैसों का, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान, यानी गैस विनिमय भी इसको कह सकते हैं, या एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसको गैस विनिमय या एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो ये ऐसा ही इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पुराने पेपर्स में, इस तरह का पूछा भी जाता है। और इसमें ये होता है कि इसमें हमारे शरीर में किस अंग में गैसों का आदान प्रदान होता है, लंग्स में या फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी तरह से फिर आप देखिएगा यहाँ से खून जो है ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो ये खून लाया जाएगा बाएं आलिंद में। तो आप देखिएगा फेफड़ों से ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुसीय, फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन द्वारा बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम, फेफड़ों से ऑक्सीकृत जो है, फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन द्वारा बाएं आलिंद में लाया जाता है। और आपने देखा होगा हमने लिखा था कि यहां पर ये एक अपवाद है, तो यहां पर आप देखें ये जो अपवाद लिखा था कि फुफ्फुसीय शिरा एक अपवाद है, बाकी जो शिराएं होती हैं उनमें डी ऑक्सीकृत खून होता है, जबकि इनमें ऑक्सीकृत खून होता है, क्योंकि फेफड़ों से खून लेके ऑक्सीजन युक्त ये आती है। और फिर देखिएगा जो लेफ्ट है यानी जो बायां वाला भाग है, तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य, बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल होता है। और ये वॉल जो है ये केवल आलिंद से नीले की ओर खून जाने देता है, और जैसे खून वापस मुड़ने लगता है तो ये वॉल बंद हो जाता है, यानी खून के विपरीत प्रवाह को रोकने में सहायक होता है। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे अपवाद है, जो यहाँ पे आर्टरी, तो आर्टरी की जगह क्या होती है, वेन होती है, सामने क्या ऑक्सीकृत जो है आर्टरी में होती है, लेकिन यहाँ इसकी जगह वेन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लाया जाता है, तो बाएं आलिंद में लाया जाता है। फिर आप लिखिएगा बाएं आलिंद एवं यानी लेफ्ट एट्रियम, बाएं आलिंद एवं बाएं नीले यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, नीले के मध्य द्विवल्नी वॉल, या हमने लिखा था इसको बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल होता है। इसके माध्यम से यानी इस वॉल के माध्यम से, इसके माध्यम से रक्त बाएं आलिंद से बाएं नीले में पहुंचता है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में पहुंचता है। तो यहाँ अब जो खून आ चुका है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पे ऑक्सी होगा, ऑक्सीकृत खून होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है यहाँ पर ऑक्सीकृत होगा। जैसे अगर आपको ये पूछा जाए कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीकृत होता है और जो है किस में डी ऑक्सीकृत होगा, तो देखिएगा जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसमें ऑक्सीकृत होगा, जबकि राइट वाला पार्ट होता है उसमें डी ऑक्सीकृत ब्लड होता है। तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य मिट्रल या बाइकस्पिड या द्विवल्नी वाल होता है, और इसी वाल के माध्यम से खून जो है वो बाएं आलिंद से बाएं नीले में पहुंचता है, और बाएं नीले से फिर जो है एवटा या महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में खून की सप्लाई कर दी जाती है। तो ऐसे ही पुराने पेपर में आपको इस तरह से भी जो है क्वेश्चन मिल जाएगा कि हृदय के किस भाग से शरीर के विभिन्न भागों में जो है ये जो है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीकृत खून की सप्लाई होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाएं जो है नीले यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ से सप्लाई होती है। फिर आप लिखिएगा, लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। फिर आप है बाएं नीले से
महाधमनी यानी एओर्टा, महाधमनी द्वारा ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीकृत रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। और ये जो है यहाँ पर सबसे बड़ी धमनी होती है, महाधमनी। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। और ये पिछली बार पटवार में आया था ये क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी, तो एब्डोमिनल जो एओर्टा है या उदरीय महाधमनी होती है वो सबसे बड़ी धमनी होती है। और ये जो भाग होता है बायां नीले, ये हृदय का सबसे ज़्यादा काम करने वाला चेंबर भी यही माना जाता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि हृदय का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा जो है कार्य करने वाला होता है, तो यही भाग ज़्यादा कार्य, क्योंकि इसी के माध्यम से तो पूरे शरीर में जो खून को धक्का दिया जाएगा, इसी माध्यम से जो है शरीर में खून को रोटेट होने के लिए जो है पंप किया जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला चेंबर होता है। तो सवाल अगर इस तरह से भी पूछा जाए कि देखिएगा कौन सा ज़्यादा वर्क करने वाला या कौन सा ज़्यादा काम करने वाला चेंबर होगा, तो यही होता है। तो इसमें एक लाइन और लिख लीजिएगा, बायां नीले हृदय का सर्वाधिक कार्य करने वाला कक्ष होता है या चेंबर होता है। या तो सीधा पूछा जा सकता है या कौन सा कथन सही है या कौन सा नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, बिल्कुल जो है यहाँ जो है हम देखेंगे कि कौन कौन सा जो है डायग्राम के माध्यम से एक बार हम वापस देखेंगे। यहाँ तक एक बार आप लिख लीजिएगा, ये पूरा परिसंचरण होता है। देखिएगा हमने जो लिखा है उसको मैं वापस से बता रहा हूँ। देखिएगा शरीर के विभिन्न भागों से अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, कोरोनरी साइनस, इनके द्वारा सबसे पहले दाएं आलिन में खून लाया जाता है जो कि डीऑक्सीकृत होता है। और इसी तरह से फिर यहाँ से ये खून दाएं आलिन से दाएं नीले में आता है। केवल आलिन से नीले में ही जाने देता है और ये जैसे ही वापस जाने लगता है तो ये बंद हो जाता है। फिर यहाँ से खून दाएं आलिन से दाएं नीले में, और दाएं नीले से ये खून जो है फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में या फेफड़ों में ले जाया जाता है और यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर यहाँ से ऑक्सीकृत खून है वो फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम या बाएं नीले में लाया जाता है और बाएं नीले से यह रक्त जो ऑक्सीकृत होता है ये मिट्रल वाल या द्विवल्नी वाल के माध्यम से आता है बाएं नीले में। और यहाँ पर ये जो वाल होता है ये केवल आलिन से नीले की ओर ही खून को जाने देता है और ये वापस जो है खून जैसे जाने लगता है ये वाल यहाँ से बंद हो जाते हैं। फिर यहाँ से खून जो है आएगा नीले में और बाएं नीले ये हम कहेंगे कि जो इसका सबसे बड़ा चेंबर होता है और इसी भाग के द्वारा सबसे ज़्यादा कार्य भी किया जाता है और इसी भाग से शरीर के विभिन्न भागों में जो है इसकी सप्लाई की जाती है और यहाँ से खून महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। तो इस प्रकार परिसंचरण होता है। तो देखिएगा हमने दो नाम लिखे हैं, एक तो त्रिवल्नी वाल लिखा और एक द्विवल्नी वाल। इसी तरह से देखिएगा हेवर्सियन वाल, यूस्टेकियन वाल और जो है कोरोनरी वाल जो है होता है। केवल गैसों का आदान प्रदान होता है, और दूसरा देखिएगा यहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण का कार्य डायलिसिस यहाँ पर या हम कह सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होता है, वो किडनी में होता है। और किडनी में भी जब हम बॉमन संपुट और वहाँ पे देखिएगा अभिवाही और अपवाही धमनी का होती है तो वहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो ये यहाँ पर पार्ट। अब देखिएगा हमने ये लिखा था कि यहाँ पर भी वाल पाए जाते हैं, नहीं तो ऐसा भी है कि खून यहाँ पे लाया जा रहा है तो खून वापस भी तो जा सकता है यहाँ से, यानी ये जो है खून इधर जो है शरीर के विभिन्न भागों से आलिन में तो वापस भी तो जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पे भी तो जो इस तरह से आ रहा है तो ये भी तो वापस जा सकता है और यहाँ से जो खून आया ये भी वापस जा सकता है, इसलिए यहाँ पर वाल पाए जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो वाल होता है इसको कहते हैं हेवर्सियन वाल, और यहाँ पर जो होता है वो होता है यूस्टेकियन वाल और हेवर्सियन वाल, और यहाँ पर जो वाल होता है वो होता है कोरोनरी वाल। तो ये वाल भी पाए जाते हैं। तो देखिएगा अगर ये पूछा जाए कि इनको सुमेलित करने का, जैसे दे दिया अग्र महाशिरा की जो है अग्रभाग में कौन सा वाल होता है, हेवर्सियन वाल, और पश्चिम महाशिरा यूस्टेकियन वाल, और कोरोनरी साइनस में कौन सा होता है, कोरोनरी वाल पाया जाता है। ओके, हेवर्सन या हेवर्सियन वाल होता है यहाँ पर। देखिएगा
सबसे पहले जो ये आ जाएंगे इनमें वाल। अब देखिएगा यहाँ पर भी हमने लिखा है ये, यहाँ से भी देखिएगा जो एक धमनी जा रही है यानी पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से, तो यहाँ पे भी हालांकि मैंने एक जो है लाइन जैसी बताई, बाकी ये भी नलिका ही होती है, यहाँ पे भी वाल होता है और यहाँ पे भी वाल पाया जाता है, नहीं तो खून वापस भी तो आ सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर भी वाल पाए जाते हैं और यहाँ कौन से वाल होते हैं, यहाँ होते हैं दोस्तों अर्ध चंद्राकार वाल। यहाँ कौन से वाल होते हैं, अर्ध चंद्राकार वाल पाए जाते हैं। तो ये हो गए त्रिवलनी वाल, द्विवलनी वाल और यहाँ पर अर्ध चंद्राकार वाल। और इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हो गए हैवर्सन वाल और यूस्टेकियन वाल और कोरोनरी वाल। तो ये जो है आ जाएंगे यहाँ पर वाल, तो इसको हैवर्सियन या हैवर्सन वाल भी कहते हैं। ओके, अब आप देखिएगा इनके माध्यम से खून को वापस जाने से रोकता है। तो ये तो इनके अलग अलग वाल, इनको सुमेलित करने का पूछा जा सकता है। हालांकि आज तक इन वाल से संबंधित सवाल नहीं पूछा गया, चाहे एसआई का पुराना पेपर देखें चाहे आरएस का देखें, किसी में भी ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लेकिन देखिएगा अगर मान लीजिए पूछा भी जाए तो कम से कम ये हमें पता होना चाहिए कि जो है यहाँ पर इसका आंसर दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, हेमी जो है सेमिल्यूनर वाल होते हैं, अर्धचंद्राकार वाल होते हैं। अब देखिएगा यहाँ जो हमने लिखा था ये वाल, तो जैसे ही जो नीले है, नीले में संकुचन होता है, तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल देखिएगा धमनियों में ये एक अपवाद है जिसमें वाल पाया जाता है। ओके, बाकी सामान्यतः देखिएगा हमने जो लिखे थे अंतर वो सामान्यतः लिखे थे सभी में, जिनमें जो है वहाँ पर वाल नहीं पाए जाते। इसमें यहाँ पर एक वाल होता है, अर्धचंद्राकार वाल यहाँ पर होते हैं। तो देखिएगा अब जो जैसे नीले में संकुचन होता है, तो नीले में संकुचन होता है और जैसे ये द्विवलनी और त्रिवलनी वाल बंद होते हैं तो इससे हृदय की पहली जो है ध्वनि सुनाई देती है, जिसको लब के नाम से जाना जाता है। तो पहली ध्वनि कौन सी होती है, लब या डब? तो पहली लब होती है और वो कब सुनाई देती है, जब त्रिवलनी वाल और द्विवलनी वाल बंद होते हैं। तो ये वही अपेक्षाकृत धीमी होती है और ये 0.15 सेकंड तक हमें जो है, हालांकि नॉर्मली हमें इनसे सीधे जो है नहीं सुनाई देती है, लेकिन फिर भी ये 0.15 सेकंड तक सुनी जा सकती है। तो इनके बंद होने से, तो अगली लाइन में आप लिखिएगा जो आप लिख रहे थे उसी के आगे, नीले में संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन होने से, कॉन्ट्रैक्शन से, नीले में संकुचन से त्रिवलनी वाल यानी ट्राइकस्पिड वाल तथा द्विवलनी वाल, बाइकस्पिड वाल, नीले में संकुचन से त्रिवलनी वाल तथा द्विवलनी वाल यानी मिट्रल वाल के बंद होने से लब की ध्वनि सुनाई देती है, लब की ध्वनि सुनाई देती है। यह हृदय की प्रथम ध्वनि होती है, और ये जो है, तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा, ये आपसे कह रहे हैं इनकी जो उत्पत्ति स्थल होते हैं उन पर ये अर्धचंद्राकार वाल पाए जाते हैं, चाहे वो जो है एओर्टा हो या फिर वो पल्मोनरी जो आर्टरी हो, इनका जो उत्पत्ति स्थल होता है, ओरिजिन होता है, वहीं पे ये वाल पाए जाते हैं। ओके, तो देखिएगा नीले में संकुचन से त्रिवलनी और द्विवलनी वाल के बंद होने से लब की ध्वनि सुनाई देती है। यह हृदय की प्रथम ध्वनि होती है जो सामान्यतः 0.15 सेकंड तक सुनाई देती है तथा अपेक्षाकृत मंद होती है। इसकी जो है तीव्रता कैसी होती है, मंद, धीमी होती है, ध्वनि मंद होती है। अब देखिएगा अगर आपसे जैसे मैं बात करूं आरएस मेंस की, तो आरएस मेंस में सिर्फ लिख दे हृदय की प्रथम ध्वनि या सिर्फ लिख दे लब, तो 15 शब्द में लिखा जा सकता है। इसी तरह से देखिएगा ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है कि हृदय की पहली ध्वनि, देखिएगा कथन इस तरह से भी हो सकते हैं, हृदय की पहली ध्वनि डब कहलाती है, या कथन दिया जा सकता है कि त्रिवलनी और द्विवलनी वाल के बंद होने से हृदय की पहली ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे डब कहते हैं। तो देखिएगा आधी लाइन तो सही, लेकिन लास्ट में आते आते गलत हो गई, डब नहीं उसे लब कहते हैं। क्लियर? और इसी तरह से देखिएगा अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, भले वो आरएस का हो या भले एसआई का हो, तो वहां से आपको पूछा जा सकता है हृदय की ध्वनि के बारे में आप क्या जानते हैं, आप बताइए, या लब क्या है, डब क्या है। तो बताइए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी बताया जा सकता है, या फिर हो सकता है दे दिया जाए कि लब अपेक्षाकृत डब की तुलना में तीव्र होती है, ये कथन गलत हो जाएगा। तो 15 शब्द में भी इसको लिखा जा सकता है। और ये जो है इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे भी आप टेस्ट देंगे तो आपको मिल जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर जो टेस्ट है, इस बार जो टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि देखिएगा उसमें लाइन ऐसी लिखी हुई है, जैसे लास्ट तक आएंगे तो कई बार क्या करते हैं एग्जाम में, वो इसलिए डाले ताकि एग्जाम में हमारी जो मानवीय भूल होती है वो सुधारी जा सके। जैसे वहाँ आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि नीले में संकुचन के कारण हृदय की पहली ध्वनि सुनाई देती है जिसे डब कहा जाता है। तो देखिएगा इनके नीले से पहली ध्वनि उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसे डब नहीं कहते हैं, उसे लब के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? देखिएगा ये जो ध्वनि है यहाँ पर, इनके बंद होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो लब, और जब ये वाल बंद होंगे यानी जो अर्धचंद्राकार वाल, और अर्धचंद्राकार कहाँ पे, महाधमनी और फुफ्फुस से शिरा जो उत्पत्ति स्थल होते हैं, यहाँ पर जो है ये अर्धचंद्राकार वाल पाए जाते हैं। तो जब ये वाल बंद होते हैं तो इससे हृदय की दूसरी ध्वनि सुनाई देती है जिसे हम डब कहते हैं, और वो 0.1 सेकंड तक सुनी जा सकती है और वो अपेक्षाकृत तीव्र होती है इसकी तुलना में। तो ये तो हमने लिखा था लब। तो अगला लिख लिया होगा आपने, ये नीले में संकुचन से त्रिवलनी वाल तथा द्विवलनी वाल यानी ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल के बंद होने से लब की ध्वनि सुनाई देती है। यह हृदय की प्रथम ध्वनि होती है जो सामान्यतः 0.15 सेकंड तक सुनाई देती है तथा अपेक्षाकृत मंद होती है, यानी इसकी तीव्रता इतनी नहीं होती है। फिर आप लिखिएगा अर्ध चंद्राकार वाल यानी पल्मोनरी और एओर्टिक
पल्मोनरी वाल्व तथा एओर्टिक वाल्व के बंद होने से हृदय की द्वितीय यानी सेकेंडरी द्वितीय ध्वनि सुनाई देती है, द्वितीय ध्वनि सुनाई देती है, जिसे डब कहा जाता है, यानी डब की तरह सुनाई देती है, जिसे डब कहते हैं। तो ये दूसरी ध्वनि होती है। यह ध्वनि लगभग जो है 0.1 सेकंड तक, यानी अपेक्षाकृत कम समय तक सुनाई देती है, इसलिए तेज भी होती है, तक सुनाई देती है तथा अपेक्षाकृत तीव्र होती है। यानी लब की तुलना में ये डब होती है वो थोड़ी तेज सुनाई देती है, तीव्र होती है। तो ये जो है देखिएगा यहाँ पर पूछ रहे हैं सर ऑक्सीकृत रक्त कौन सा होता है, आरबीसी। देखिएगा ऑक्सीकृत रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसमें भी होते हैं, जो है डीऑक्सीकृत में होते हैं। ऑक्सीकृत का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है वो ऑक्सीकृत होता है, और जिसमें ऑक्सीजन कम और CO2 ज्यादा होती है वो डीऑक्सीकृत खून होता है। अमित जी विवेक जी पूछ रहे हैं टेस्ट पेपर में क्वेश्चन विवेक जी इसी से आएंगे, ब्लड सर्कुलेटरी से ही आएंगे, लेकिन उसमें इस बार आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत ऑप्शन किसी में 4, किसी में 5, किसी में 3, सिर्फ एक ऑप्शन वाला एक ही सवाल है उसमें, बाकी सब में ज्यादा आएंगे। तो इसलिए वहाँ सवाल ऐसे होंगे कि आपने बिना जो है देरी के वो सवाल किए, तो उसमें लास्ट तक जाते जाते अगर आपने देरी खो दिया है, सवाल थोड़ा बड़ा होगा, तो उस स्थिति में जल्दबाजी के कारण गलत होते हैं। और ये हम लोगों ने नोट किया, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। इसलिए इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, यानी आप कहीं से थोड़ा सा भी चूक गए तो सवाल वो लाइन पूरी गलत होते ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अभी तक जो हमने पढ़ा है रक्त में पूरे से मिला के आएगा, ऐसा नहीं कि अभी इस सप्ताह पढ़ा है उसका नहीं, जो शुरू से पढ़ा है वहाँ से पूछा जाएगा। तो इसलिए जो हमने पढ़ा है वही आएंगे, आगे वाले चैप्टर दूसरे नहीं आएंगे। हम रक्त पढ़ रहे हैं तो रक्त, और अभी तक जो पढ़ा है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो लिखिए आपने, ये जो ध्वनि होती है वो अपेक्षाकृत तेज सुनाई देती है। तो ये ध्वनि से संबंधित हो गया। इसलिए ये देखिएगा आपने जब हमने पहले क्लास शुरू की थी उस टाइम आप में से एक दो जने कंटिन्यू ये सवाल पूछे थे। मैंने आपको कहा था कि जिस वे में हम पढ़ रहे हैं जो आएगा क्रम उस समय जो है ये चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएगी। तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते तो ज़्यादा सही होता, नहीं तो क्या होता है बीच में शुरू में ये लिखा दिया वो लिखा दिया तो कोई मतलब ही नहीं रहता, कई बार कुछ बातें छूट भी जाती है। क्लियर है। अब देखिएगा हम कह सकते हैं कि हृदय के किस भाग में ऑक्सीकृत खून होता है। हाँ आप पुनेश जी आप पूछ सकते हैं, पुनेश जी पूछ सकते हैं लास्ट में। तो देखिएगा हम कहेंगे जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें होता है, उसमें जो है डी जो लेफ्ट पार्ट होता है उसमें ऑक्सीकृत होगा, जबकि जो राइट पार्ट होता है उसमें डीऑक्सीकृत खून होता है। क्योंकि देखिएगा हृदय से जो फेफड़ों से खून है वो लाया जाएगा सबसे पहले किस भाग में, लेफ्ट वाले में, बाएं में। इसलिए जो बायां भाग होता है इसमें ऑक्सीकृत खून होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ फेफड़ों में मिलती है तो लेफ्ट वाले में होता है। अब देखिएगा ऑक्सीकृत कहना ज़्यादा शुद्ध होता है, लेकिन कुछ किताबों में जैसे शुद्ध लिखा जाए तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड में ही होता है। तो आप लिख लीजिएगा हृदय के लेफ्ट पार्ट में बाएं भाग में ऑक्सीकृत रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। महाधमनी में रक्त जो है ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत लेफ्ट पार्ट से तो जाती है, लेफ्ट पार्ट में जो है ये ऑक्सीकृत हो रहा है। तो हृदय के बाएं भाग में ऑक्सीकृत रक्त पाया जाता है, जबकि दाएं भाग में, राइट पार्ट में, दाएं भाग में डीऑक्सीकृत रक्त होता है, दाएं भाग में डीऑक्सीकृत रक्त होता है। अब यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि सर अब धीरे धीरे क्लास रफ्तार पकड़े, देखिएगा क्लास जो है रफ्तार जैसे हम जो है नॉर्मल जैसे ऑफलाइन पढ़ते हैं उतना पढ़ लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें से कुछ जो है देर नहीं कर पाते। जैसे चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें जो लास्ट वाला सवाल होता है वो पहले पूछ लेते हैं, तो इस क्रम में एक टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है और जो हमारी लाइव बद्धता होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लिख लिया होगा आपने यहाँ पर। अब देखिएगा आपने जो है अपनी दूसरी तीसरी क्लास थी उस टाइम किसी ने पूछा था फिर हृदय किसे कहते हैं, तो अब अगर पूछते तो वो ज़्यादा हम कहेंगे सही होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम बीच में पूछे, इसका मतलब या तो हमने कहीं पढ़े हैं तो सीक्वेंस नहीं पढ़े हैं, जिसको याद आया हमने लिख दिया और उसी तरह से उस वे में पढ़ लिया। अगर इस तरह से हम पढ़ते हैं तो थोड़ा याद करना आसान हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। अब अगर हम बात करें वापस देखिएगा उसी जो मैन डायग्राम पे वापस आते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक गुंडीनुमा संरचना होती है, एक गुंडीनुमा संरचना यहाँ पर पाई जाती है जिसे SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, सिरा आलिंद पर्व हिंदी में उसको हम कह सकते हैं, पाई जाती है, जिसे हृदय का हृदय या पेस मेकर भी कहा जाता है। यहाँ पर तो देखिएगा इसी को एक डायग्राम और बना लेते हैं ताकि यहाँ पे ये मिक्स नहीं हो। देखिएगा यहाँ जो है इस तरह से एक संरचना होती है, गुंडीनुमा मांसपेशियों की एक संरचना होती है जिसे कहते हैं जो है SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, और इसी को दोस्तों पेस मेकर कहा जाता है। इसी को पेस मेकर कहा जाता है। पेस यानी गति, पेस यानी गति, मेकर यानी प्रदान करने वाला। निर्मल जी हम करेंगे डिस्कस लास्ट में, हम जो 2-3 मिनट देखेंगे ऐसे में इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा एक चीज यहाँ पर क्लियर है, इंटरव्यू में पर्सन फिक्स नहीं होते। जैसे मान लीजिए अगर आप बैठो या मुझे भी बिठा दे इंटरव्यू में तो हमारे कोई जो है फिक्स नहीं होते। जैसे देखिएगा यहाँ पे जो है उत्कर्ष में चलते भी रहते हैं, ऐसे RS के जो है मॉक इंटरव्यू होते हैं, तो हम लोग वहाँ पर फिक्स नहीं बैठते हैं कि हमें ये सवाल इससे पूछना है। वो देखा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका जब बायोडाटा आता है सामने कि कौन सी चीज़ें आपने पढ़ रखी है ग्रेजुएशन में, और फिर उससे काफी हद तक तो उससे प्रभावित होता है। इसलिए कहते हैं कि इंटरव्यू लेने वाला नहीं, इंटरव्यू देने वाला डिसाइड करता है कि क्या पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक तो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है, उनसे नॉर्मल क्वेश्चन एक दो नॉर्मली पूछते हैं, बिल्कुल जो है एक तो ये, और दूसरा कई बार मान लीजिए आप गए और आपने कुछ ऐसा बता दिया। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल उदाहरण से पूछूं, आपको पूछा कि अच्छा आप साइंस के हैं, तो आप कहते हैं जी सर, तो वो आप कहते हैं कि चलो साइंस के आप स्टूडेंट है तो आप बताइए, एकदम सवाल वैसे पूछते हैं कि तंत्रिका की क्रियात्मक इकाई क्या है। मान लीजिए गलती से आपके निकल गया नेफ्रॉन, तो दूसरा सवाल 100% उसका नेफ्रॉन से होगा क्योंकि आपने गलत उत्तर दिया। फिर पूछेगा बताइए वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आप कहते हैं नहीं सॉरी सर, इसका मतलब वो यहीं से नोट कर लेगा कि कॉन्फिडेंस नहीं है।
ओके, तो ये समस्या यहाँ आ जाएगी। इसलिए आप इंटरव्यू में खुद क्या पूछना चाहते हो वो है। जैसे इंटरव्यू में इसलिए कहते हैं इंटरव्यू में मौलिकता होनी चाहिए। जो आपको आ रहा है ईमानदारी से बताइए, नहीं आ रहा है तो कह दीजिएगा सॉरी सर अभी दिमाग में नहीं आ रहा, पढ़ा था लेकिन सर इतना विस्तृत सिलेबस है तो अभी मैं जो है इस कारणवश इसको रिवाइज पूरी तरह से नहीं कर पाया, इसलिए अभी दिमाग में इसका आंसर नहीं आ रहा है। वो सकारात्मकता जाती है आपकी कि नहीं ईमानदारी है आदमी में। जो नहीं आ रहा है नहीं तो क्या होता है कि हाँ सर, कुछ ऐसे भी है, हम लोग जब यहाँ पे भी इंटरव्यू बैठते हैं तो ऐसे बहुत सारे को सुनते हैं, वो कहते हैं हाँ सर शायद सुना है, मुझे लग रहा है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सुनते ही फिर जो है 50% उस कैंडिडेट में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पूछने का। इसलिए आप क्या पूछना चाहते हो सामने वाले से, ये केवल और केवल आप पे डिपेंड करता है। और फिर दूसरी आप उसमें हॉबी भरते हो आप। हॉबी, अब देखिए हॉबी भरते समय हमारी हॉबी क्या होती है, बेरोजगार को कुछ हॉबी नहीं होती है। अगर मुझे पूछा जाए क्या हॉबी है तो देखिएगा जिस फील्ड में जुड़ा वो कहेगा पढ़ना हॉबी है, कोई हॉबी नहीं। बताइए हॉबी तो इसका मतलब क्या बचपन से मैं पढ़ता था? नहीं। अब क्या है इसमें जो है हम जो पढ़ा है तो कुछ लोगों के काम आ रहा है, इसके बदले पैसे मिल रहे हैं तो मैंने इसको एक हॉबी लिख दिया, अब मुझे पता ही नहीं है। अब इसी तरह से आपको जो पूछा जाएगा तो देखिएगा बेरोजगारों की मजबूरियां होती है, हॉबियां नहीं होती है मेरी नजर में। पूछ ले कि हाँ बिल्कुल ये आप सही कह रहे हो। इसलिए इंटरव्यू का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, इंटरव्यू से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे देखिएगा एक जो भूमि विकास बैंक होता है, मैंने भूमि विकास बैंक का भी इंटरव्यू दिया था और उसमें जो है ऑल राजस्थान से सिर्फ 3 जनों का चयन करना था, हालांकि उसमें मैं भी था। तो इंटरव्यू में 3 चरणों में इंटरव्यू होता है, आरएस में भी नहीं होता, इंटरव्यू अलग बोर्ड लिए थे। जैसे भूमि विकास का मुख्यालय अलग अलग होता है, जैसे मैंने 3 जिलों से भरा तो तीनों के इंटरव्यू लिए थे। अब तीनों में कोई समानता नहीं थी और कई बार तो जो है उनके अध्यक्ष वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उनसे क्या उम्मीद करूँगी वो पढ़ के पूछेंगे, वो ये है कि कहाँ से हो गया, कि कभी सांगरी खाइए कभी ये खाइए। अब इंटरव्यू में इस तरह के सवाल भी पूछे, इसलिए इसका कोई फिक्स नहीं होता है। हाँ अब आपने हॉबी भरी, अब हॉबी में क्या होगा, आपने भर दिया फुटबॉल, खेलना अच्छा लगता है तो आपको ये नहीं पूछेंगे फुटबॉल भाई साहब कहाँ खेलते हो, कहाँ आपका ग्राउंड है, कौन कौन साथी खेलते हो, कौन सा फुटबॉल आपके पास, कितना समय, वो नहीं, वो सीधा फुटबॉल के बारे में पूछेंगे। बताइए क्या ओलंपिक में शामिल है, या पिछले बार जो फीफा कप हुआ था उसमें कितनी देश टीमों ने भाग लिया था, इससे पहले वाले में विजेता और उपविजेता कौन थे, दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर कौन है। तो हमें लगता है हम तो हमारे गले वाले फुटबॉल की बात कर रहे थे, कहाँ आप दूसरे देशों में विश्व स्तर पर लेके गए, तो फिर हमें लगता है ये नहीं बन पाते। तो अब जैसे नीतू जी बता रहे सिंगिंग और डांसिंग, अब वो डांसिंग पूछेंगे बताइए जो है इसमें डांस के प्रकार क्या होते हैं, तो हमें तो पता नहीं होता, हमें होता है कि जो जैसा आए वो कूद लिया वो डांस होता है। वो पूछेंगे बताइए फोक डांस क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इसका फेमस कलाकार, इस तरह से पूछे जाते हैं कि वहाँ लगता है कि पढ़ाई वाला उत्तर देना आसान है, जिसको हम टप मान के जाते हैं इंटरव्यू, और हम मानते हैं हॉबी तो क्या एकदम हम तो कोई पढ़ देंगे। इंटरव्यू कक्ष में सबसे ज़्यादा किसी को परेशान करता है वो उसकी हॉबी होती है, उसको छोड़िए। देखिएगा यहाँ पर जैसे अलग अलग जो होते हैं, जैसे देखिएगा पिछली बार जो है मेरा केबीसी में भी जो है फाइनल हुआ था, मैं तीसरे राउंड तक गया था, तो वहाँ पे भी उनका आते हैं कि बताइए आपकी हॉबी क्या है। तो हालांकि हमारी कुछ हॉबी होती नहीं, हम लोगों की मजबूरियाँ होती है, तो जैसे तौर से भारत में जो पैदा हुए तो फिर हॉबी ढूंढने में जो है 2-4 घंटे लग जाते हैं। हॉबी लिखे तो क्या लिखे, क्योंकि सवाल हॉबी से पूछे जाते हैं। इसलिए देखिएगा हॉबी अगर नहीं भरेंगे तो नहीं भरेंगे, तो पूछेंगे बताइए भाई साहब क्या जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, हॉबी क्यों नहीं भरी आपने, भरना तो पड़ेगा। इसलिए हॉबी अभी से आप डेवलप करें और सोच समझ के भरें। इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं बोलना कि ये हॉबी है, बहुत समस्या कर देती है। इसलिए मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है, इंटरव्यू में आपको 90 तुल्य शब्दों में जो बताना होता है वो ये होती है हॉबी के बारे में। क्लियर है? वे कह रहे हैं मैं हॉबी क्रिकेट भरूंगा, सब याद है। देखिएगा ऐसे ऐसे सवाल पूछे, आप ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं देंगे, इसमें पूछेंगे उस मैच में बताइए उस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, कितनी बॉल में बनाए। तो इसलिए हम जो पूछेंगे तो क्रिकेट के बारे में हम सिर्फ यही पढ़ते हैं, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। मान लीजिए एक जी पूछेंगे, उनको लगा आपको क्रिकेट का काफी नॉलेज है, तो फिर वो 1-2 अटपटे सवाल भी पूछेंगे। हाँ बहुत अच्छा नॉलेज है तो आप क्रिकेट भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि अगर नहीं भी आए किसी का आंकड़े तो आप कह सकते हैं सॉरी सर इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, इसका मुझे आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि आंकड़े मुझे आंकड़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्रिकेट के खेल में इंटरेस्ट है। इसलिए खेल और खिलाड़ियों के बारे में मुझे पता है, न कि आंकड़ों के बारे में। तो वो समझ जाएगा, आपने सटीक उत्तर भी दे दिया, वो समझेगा। आप क्रिकेट के बारे में पूछ रहे हैं, आपसे पूछे कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा है, आप किसी ऑस्ट्रेलिया के नाम लोगे, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपने राजस्थान या फिर यूपी या फिर इंडिया इनके लिए तो इसके आसपास, यानी आपने इंटरव्यू का पूरा रुख ही मोड़ दिया। इसलिए आपने क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी का तो फिर वो चला जाएगा ज्योग्राफी वाला ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप से संबंधित पूछने लगेगा। इसलिए इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, आज कंटिन्यू एक सवाल देखिएगा, इसलिए मैंने 2-4 मिनट यहाँ पे कंटिन्यू एक मैसेज आ रहा था इंटरव्यू क्या क्या क्या। इंटरव्यू की देखिएगा ये सिर्फ हवा बनाया जाता है, इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। क्योंकि देखिएगा आप आरएस मेंस पास करके जा चुके हैं, आपने इंटरव्यू वो प्री दिया है, इसका मतलब आपको फैक्ट भी याद है, तब आपने प्री पास किया, आप में लिखने की स्किल थी इसलिए आपने मेंस पास किया। अब आपकी ज्ञान की परीक्षा नहीं ली जाती, अब ये है कि आप ऐसे बनोगे आरएस बनोगे, क्या उसकी जैसे आपकी पर्सनैलिटी है कि आप जवाब देने की योग्यता रखते हैं, केवल पढ़ना अधिकारी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो केवल वो आपको एक परखते हैं, सिर्फ आपको परखा जाता है कि आप ऑन स्पॉट निर्णय ले सकते हैं। जैसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती। जैसे उसमें कई बार पूछा जाता है कि जैसे आप ऑफिस में बैठे हो, वो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं और आपके पास मेल भी है, 3 जने आपसे मिलने आए, आप एक जो है ऐसी कंडीशन में आप ऐसे तैनात हो जहाँ दंगे बढ़ रहे हैं, उनके गाँव के प्रतिनिधि सरपंच आपसे मिलने आए और वहाँ स्टाफ नहीं है, तो वहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो उस स्थिति में फिर मेल है और उनको पानी पिलाना है, तो आप क्या करोगे, आप सर में जल्दबाजी में लाके उनको पानी पिलाएंगे, वहीं से आपको रिजेक्ट कर देंगे। आप अधिकारी हो, आप पानी के लिए जाओगे, इसके लिए पेमेंट नहीं मिलेगा आपको। उस समय जो बाहर दंगे हो रहे हैं, स्थिति बहुत जो है अनकंट्रोल है, आप उन व्यक्ति को कैसे समझोगे, वो काम होना चाहिए। पानी के लिए मेल है, 2 सेकंड लेट आएगी तो पानी नहीं पीने से दंगे नहीं बढ़ेंगे, आप त्वरित कार्रवाई नहीं करोगे, निर्णय ले लोगे तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो मौलिकतावादी होते हैं। आरएस मेंस जब आप पढ़ोगे, आजकल कैश स्टडी का पेपर होता है, पहले आईएएस में होता था कैश स्टडी, क्रॉनिकल की किताबें लाई पुरानी, उनको जितनी होती पड़ेगा आपका इंटरव्यू का दर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, हालांकि देखिएगा ये पार्ट बच गया है, कोई नहीं, रोजाना हम 2-4 मिनट लास्ट में डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने आज बीच में आपके कमेंटों के आंसर कम ही दिए थे। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर अभी भी जो है सोमवार को हमारी क्लास होगी, उसमें देखिएगा कुछ पार्ट जो है यहाँ पर है। अच्छा रमेश जी कह रहे हैं मैं कांस्टेबल हूँ, चलो अच्छी बात है, पिछला कांस्टेबल वाले बहुत सारे ऐसे बने भी हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी तो लगभग घंटे या 2 घंटे के आसपास का और पार्ट बचा हुआ। आपका कमेंट ये भी आ रहा था किसी का कि सर क्या आज पूरा हो जाएगा, अभी नहीं, अभी देखिएगा कुछ जो है 15-20 मिनट हम जो है लसिका के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से अभी रक्त का भी हमने नहीं लिखा था, एक गोल्डन जो है इसका ब्लड ग्रुप, उसके बारे में 2-4 बातें लिखेंगे। कुछ बातें हमने जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में लिखनी थी वो भी हम लिखेंगे, तो भी मिला के थोड़ा सा मैटर इसमें, और अभी ये भी पूरा नहीं हुआ है। ओके, ऐसे फिजिकल देखिएगा, फिजिकल में क्या होता है, जो 100 मीटर वाली दौड़ होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें 1-2 सेकंड से भी कई बार रख देते हैं। हालांकि आजकल कैमरे वगैरह लगे जाते हैं, इसलिए फिजिकल की तैयारी आपको अभी से करनी है, अभी से, जैसे आप रिटर्न की कर रहे हो फिजिकल की भी अभी से ही करनी होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सोमवार को। कल आराम से देखिएगा, टेस्ट सभी को देना आपको, टेस्ट जितने ज़्यादा कल आप टेस्ट दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने रक्त का पूरा पार्ट रिवाइज कर लिया, यानी उसके एक एक भाग से आपके देखिएगा वहाँ पे मिलेगा इस तरह से लिखा हुआ कौन सा सही है कौन सा गलत। अगर आपको 1% भी डाउट है तो वो एक कथन गलत हो जाएगा। इसलिए टेस्ट आप चाहे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कारण से नहीं पढ़ पाए हैं, तो उस स्थिति में देखिएगा आपको टेस्ट तो देना ही होगा। तो आपको कल के टेस्ट के लिए मेरी तरफ से
द बेस्ट। आराम से और थोड़ा सा शांत होकर टेस्ट दीजिएगा, फिर हम मिलेंगे सोमवार को बचा हुआ पाठ उसके लिए। तो आप जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा, चलो कविता जी कर दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे ज़्यादातर साथी इस क्वेश्चन सही हुए, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कुछ इस तरह के थे कि अगर आपने पूरी लाइन पढ़ते हुए धैर्य नहीं रखा लास्ट तक तो गलत होने के चांसेस थे। यानी संख्या के हिसाब से तो 25 सवाल थे, लेकिन लगभग आपने देखा होगा पूरा ब्लड उसमें कवर हो रहा था, यानी लगभग 100 के आसपास फैक्ट उसमें कवर हो रहे थे। तो बहुत अच्छी बात है कि 20 से या 25 में से 20-22 क्वेश्चन आप लोग जो है सभी साथियों के सही हो रहे हैं। सरोज जी कह रहे हैं 16 हुए, कोई नहीं, आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस, लेकिन आप को एक पता चला होगा कि परीक्षा में ये गलतियां होती है, परीक्षा में इस तरह की गलतियां हो जाती है और हम आधी लाइन पढ़ते हैं, वहां तक हमें लगता है ये सही है, लेकिन लास्ट में जाता है कि लास्ट में जाते जाते ये गलत आ गया। तो दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। और उसमें भी तो यहाँ पे जो है कह रहे मेरी पहली क्लास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिएगा, आप अभी तो अपनी शुरू ही नहीं हुई है, इसलिए और समझ में आने जैसा मैंने कुछ बोला भी नहीं है। आप जुड़े रहिएगा और लगातार जुड़े रहें, तो आपको धीरे धीरे जो है एक दिन में नहीं तो 2-3 दिन बाद में सही जो है समझ में आने लग जाएगा। तो देखिएगा, जो अब साथी जो है काफ़ी जुड़ चुके हैं, तो जो हमने लिखा था एक बार उसको रिवाइज करके फिर आगे लिखना शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने लिखा था हृदय के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम कहलाता है। पेरिकार्डियम या इसको हृदयावरण कहते हैं। और यहां पर पाया जाने वाला जो द्रव था उसको पेरिकार्डियल नाम हमने दिया था। और इसी तरह से यहां पर कौन सा वाल्व था? दायां आलिंद यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसके मध्य था दोस्तों त्रिवल्नी वाल्व। और यहां पर था लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य था द्विवल्नी वाल्व। या इसी को हमने लिखा था मिट्रल वॉल्व। क्लियर? भारती जी कह रहे हैं सर टेस्ट दिया तब तो लगा था कि 23 के 23 ही सही है, लेकिन 19 ही सही हुए। इसी तरह से सरोज जी कह रहे हैं मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और फिर भी मेरे 16 हुए। देखिएगा, मैंने कहा था साइंस